नमः संस्कृत स्टूडेंट, मैं पुष्पा यादव आप सभी स्टूडेंट का अपने लक्ष्य संस्कृतम चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने संस्कृत टीजीटी का पाठ्यक्रम का एक वीडियो लेकर के आए हैं। वैसे आपको संस्कृत टीजीटी का पाठ्यक्रम तो पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिन्हें संस्कृत के बारे में ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम उनके बारे उन बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं। तो हम प्रशिक्षित स्नातक जो टीजीटी का पाठ्यक्रम आयोग हमारे सिलेबस में जो संस्कृत के रखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें संस्कृत साहित्य में गद्य पद्य एवं नाटक, गद्य पद्य नाटक में लिखा है कि अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, हिंदी रूपांतर, अन्वय, सुभाषित, शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी, पात्रों का चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय, इनसे संबंध बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो गद्य पद्य और नाटक में सबसे पहले हम ये देखेंगे गद्य पद्य नाटक क्या है। तो गद्य पद्य नाटक जो हमारा साहित्य है इसमें हमें 7 ग्रंथ रखे गए हैं। 7 ग्रंथों का अध्ययन करना है। इसमें से कुछ गद्य हैं, कुछ पद्य हैं और कुछ नाटक हैं। तो वो 7 ग्रंथ कौन कौन है जो साहित्य में का है हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कादम्बरी। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है, कथा है एक कादम्बरी, लेकिन हमारे जो सिलेबस में टीजीटी के सिलेबस में है वो पूरी कादम्बरी नहीं है, बल्कि कादम्बरी का एक छोटा सा भाग सुकनासोपदेश है, जिसमें चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास उपदेश देता है। बस हमें एक छोटा सा भाग ही पढ़ना है। कादम्बरी का एक छोटा भाग सुकनासोपदेश, उसी का अध्ययन केवल करना है। और अगला किताब है, ग्रंथ है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक एक उपन्यास है। इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है वो शिवराज विजयम का केवल प्रथम निश्वास पढ़ना है। तो ये 2 गद्य हो गए। गद्य में एक कादम्बरी कथा हो गई जिसका सुकनासोपदेश पढ़ना है, और दूसरा शिवराज विजयम हो गया, ये भी गद्य काव्य है और ये ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका केवल हमें प्रथम निश्वास पढ़ना है। अब है अगला ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ये 7 अंकों का नाटक है। 7 अंकों का जो नाटक है, लेकिन हमारे जो टीजीटी के सिलेबस में रखा गया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का केवल 4th अंक रखा गया है, और हमें बस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का केवल 4th अंक ही पढ़ना है। अगला ग्रंथ हमारा किराता अर्जुनीयम है। किराता अर्जुनीयम ये महाकाव्य है, महाकवि भारव की रचना है, जिसमें 18 सर्ग हैं। इन 18 सर्गों का हमें अध्ययन ना करके किराता अर्जुनीयम का केवल प्रथम सर्ग ही पढ़ना है, जिसमें 46 श्लोक हैं। बस मात्र 46 श्लोकों को ही हमें पढ़ना है। अगला ग्रंथ हमारा उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है, भी 7 अंकों का नाटक है, करुण रस प्रधान है, लेकिन हमारे जो टीजीटी संस्कृत के सिलेबस में है वो उत्तर रामचरितम का केवल 3य अंक रखा गया है, जिसे छायांक भी कहते हैं। वह वो 3य अंक का ही हमें अध्ययन करना है। और अगला ग्रंथ हमारा मेघदूत है। मेघदूत भी महाकवि कालिदास की रचना है। यह एक खंड काव्य है, इसे गीति काव्य भी कहते हैं। मेघदूत में का लिखा है संपूर्ण, यानी संपूर्ण मेघदूत का हमें अध्ययन करना है। संपूर्ण मेघदूत में मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों भागों का हमें मेघदूत में अध्ययन करना है। लगभग 100 से ऊपर श्लोक हैं इसमें। और अगला ग्रंथ नीति शतकम है। नीति शतकम भी महाकवि भर्तृहरि की रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है, गेय काव्य इसको कहा जाता है। और ये नीति शतक जो है इसमें 10 पद्धतियाँ हैं, लगभग 100 श्लोक हैं और कुछ प्रक्षिप्त में भी हैं। और संपूर्ण नीति शतक का हमें अध्ययन करना है। ये हमारे सिलेबस में नीति शतक पूरा है, संपूर्ण है। तो यही जो हमारे 7 ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य में, यही गद्य पद्य और नाटक, इन्हीं के आधार पे ही हमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारा सिलेबस बता रहा है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन अधोलिखित
ग्रंथों के निर्धारित अंशों के यानी इन ग्रंथों के आधार पर हमें शब्दार्थ पढ़ना है। सारे ग्रंथों का हम सबसे बढ़िया अच्छे से हम क्या करेंगे, शब्दार्थ पढ़ लेंगे। और है सूक्तियाँ, कुछ मेन पॉइंट होती है, कुछ मेन लाइनें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उन सूक्तियों को हमें पढ़ लेना है। फिर अगला फिर है हिंदी रूपांतर, यानी हमको जो है इनका हिंदी भी जानना है। हिंदी अर्थ, कादम्बरी का हिंदी अर्थ जानना, शिवराज विजयम को पूरा अच्छे से हिंदी जानना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी हिंदी जानना है, और किराता अर्जुनीयम, उत्तर राम, मेघदूत, नीस, यानी सबका हिंदी अर्थ भी हमको पता होना चाहिए। फिर है अन्वय, यानी जब हम पढ़ेंगे जो पद्य काव्य हैं उनका अन्वय भी पढ़ेंगे, अन्वय सहित हमको अन्वय भी हम पढ़ेंगे तो हमको अन्वय भी आ जाएगा, अन्वय भी जानना है, अन्वय भी पूछ लेते हैं। और सुभाषित, यानी जो सुंदर वचन, सुभाषित का मतलब सुंदर वचन होता है, जो सूक्तियाँ मेन सूक्तियाँ उनको छांट लेना। जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते समय हम अपनी सूक्तियों को अलग छांट लेते हैं, सूक्तियों को पढ़ना है। और शब्दों के व्याकरणात्मक टिप्पणी, यानी इन्हीं में जो शब्द सरल शब्द, कठिन शब्द, हमें वैसे सारे शब्दों को पढ़ना है, लेकिन उन शब्दों के कुछ मेन शब्द जो मेन शब्द हैं उनके व्याकरणात्मक टिप्पणी, यानी उनमें प्रत्यय कौन सा लगा है, संधि कौन सी लगी है, समास कौन सा है, ये सब हमें जानना है। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर अगला आगे है पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी जो ये पात्र हैं, जैसे कादम्बरी में सुकनास कौन है, चंद्रापीड़ कौन है, इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम की जो दुष्यंत है, प्रियंवदा है, अनसुईया है, इन सभी पात्रों के भी बारे में हमको जानना है कि कौन सा पात्र कौन सा वाक्य कह रहा है, क्या कह रहा है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर और इनसे संबंध ग्रंथकर्ता का परिचय है। ग्रंथकर्ता का परिचय मतलब ये जो ग्रंथ, सातों ग्रंथ लिखे हैं किस किस कवि के हैं। जैसे कादम्बरी बाणभट्ट की है तो हमें बाणभट्ट के जीवन के परिचय के बारे में जानना है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का है तो हमें महाकवि कालिदास का जीवन परिचय जानना है, उससे भी प्रश्न आ सकता है, पूछा जाता है। और है शिवराज विजयम, अंबिका दत्त व्यास की रचना है तो अंबिका दत्त व्यास के जीवन के बारे में हमको जानना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा है कि ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें हमें साहित्य से पढ़ना है, साहित्य से पूछे जाएंगी। अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में हमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पे हमको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, और प्रत्याहारों का ज्ञान और कुछ प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान, इन इतनी चीज़ों को पढ़ना है। कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है बहुत बड़ी मोटी किताब है, उसका एक एक शब्द अगर पूरी किताब का हम अध्ययन करें तो सालों लग जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारे सिलेबस में लिखा है, कौन कौन सी चीज़ों को सिलेबस में दिया गया है, उन्हीं मेन पॉइंट को हमें बाबूराम सक्सेना से पढ़ लेना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना में। जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले संज्ञा प्रकरण ही आता है। उनमें पाणिनि पतंजलि का कात्यायन के बारे में लिखा है, फिर माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, कुछ संज्ञाएं दी हैं, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, नदी संज्ञा, इन्हीं संज्ञाओं को पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है संधि। तो संधि जो संधि बाबूराम सक्सेना में दिया गया, पूरी संधि हमें अच्छे से पढ़नी है। फिर है समास। बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो समास है वही समास हमको पूरा पढ़ना है। और कारक, बाबूराम ने जो कारक दिया है अपने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, पूरा कारक पढ़ना है। और प्रत्याहारों का ज्ञान, प्रत्याहार जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्याहार आ जाता है, तो हम प्रत्याहारों को भी पढ़ लेंगे। फिर आया है एवं प्रत्ययों का सामान्य परिचय। तो कुछ प्रत्यय भी बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं, उन प्रत्ययों का बस सामान्य जानकारी हमें रखना है। हमें बहुत कठिन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बहुत अंदर नहीं जाना है, बस सामान्य चीज़ों को ही जान लेना है। इतना ही पूछता है टीजीटी में, इसलिए हम सामान्य चीज़ों को ही पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना हो गया व्याकरण। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है, इतना हमें व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार पढ़ना है। अब आ गया हमारा अगला, कुछ शब्द रूप भी पढ़ने हैं। तो शब्द रूप में हमें अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि शब्दों का
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप पढ़ना है। कहने का मतलब जितने आकारांत रूप हैं सबको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में पढ़ना है। जिसने इकारांत रूप हैं उन सबको भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में पढ़ना है। जितने उकारांत हैं उन सबको भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यानी सारे रूप आ जाएंगे। ऋकारांत में भी जैसे मातृ, पितृ, नृ, धात्री आदि जितने रूप हैं सब हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में शब्द रूपों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आया सर्वनाम रूप। सर्वनाम रूप में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको बड़े अच्छे से देख लीजिए और अपने सिलेबस को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सर्वनाम रूप में सर्व शब्द का पढ़ना है। सर्व का रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ना है। फिर यत शब्द है, यत सर्वनाम का रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ना है। तद है, तद सर्वनाम का रूप भी हमें पुल्लिंग में पढ़ना है, स्त्रीलिंग में पढ़ना है और नपुंसक लिंग यानी तीनों लिंगों में पढ़ना है। किम है, किम शब्द का रूप भी हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ना है। उसके बाद अस्मद और युष्मद है। अस्मद युष्मद का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में समान रूप चलता है, एक समान होते हैं, यानी अस्मद और युष्मद के रूप एक ही समान पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं। तो हमें अस्मद युष्मद का केवल एक एक रूप ही पढ़ना है। फिर है इदम का। इदम शब्द का भी हमें पुल्लिंग में पढ़ना है, स्त्रीलिंग में पढ़ना है और नपुंसक लिंग में पढ़ना है। फिर अदस शब्द है। अदस का भी हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग यानी ये जितने सर्वनाम रूप दिए हैं सर्व, यत, तद, किम, अस्मद, युष्मद, इदम, अदस, ये जितने सर्वनाम रूप हैं इन सभी रूपों का हमें तीनों लिंगों में अच्छे से अध्ययन करना है। और फिर अगला है कुछ धातु रूप दिए हैं। अब कौन कौन सी धातुएं टीजीटी सिलेबस में है हमें उन्हीं धातुओं को अच्छे से पढ़ लेना है। तो कौन कौन सी धातुएं आए देखते हैं। तो धातु में सबसे पहले भू धातु का है, गम का है, पठ धातु है, पा धातु है, भी धातु है, श्रु धातु है, लभ धातु है, हन धातु है, दुह धातु है, दा धातु है, दिव धातु है, जन धातु है, तुद धातु है, प्रच्छ है, ब्रू धातु है तथा चुर धातु। ये कितनी धातुएं हो गई? 16। ये 16 धातुएं हो गई। इन्हीं 16 धातुओं के हमें लट, लोट, लंग, लृट और विधिलिंग में पांचों लकारों में खूब अच्छे से अध्ययन करके पढ़ लेना है, याद करना है। ये 16 धातुएं, ये 16 धातुएं आप निशान लगा लीजिए, अपनी किताब में निशान लगा लीजिए। बाबूराम सक्सेना में पीछे बहुत सारी धातुएं दी गई हैं, तो उनमें आप वो धातुओं के ऊपर टीजीटी की में कौन कौन सी धातुएं आएंगी, किस किस धातु का हमें रूप याद करना है, उस धातुओं के ऊपर आप निशान अच्छे से लगा लीजिए। इस सिलेबस में देख करके, सिलेबस में आपका भू, गम, पठ, पा, भी, श्रु, लभ, हन एक भी धातु नहीं छूटनी चाहिए। एक भी धातु छूट गई और संजोग बस आपने नहीं पढ़ा और वहीं से प्रश्न बन गया तो धोखा हो जाता है। इसलिए हमें सारी धातुओं को देख करके अच्छे से उसको अपनी किताब में हमें ढूंढ ढूंढ के निशान लगा लेना चाहिए कि टीजीटी के सिलेबस का है और इसे हमें पूरे 5 लकारों में याद करना है। वैसे संस्कृत में 10 लकार हैं, लेकिन टीजीटी सिलेबस में केवल 5 लकार ही दिया गया है। लट, लोट, लंग, लिट और विधिलिंग यह सिलेबस में आपके लिख दिया गया है कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग यानी 5 लकार ही पढ़ना है। तो ये धातु हो गई। आगे संस्कृत संख्या। संस्कृत संख्या में है हमारा 1 से 100 तक की संस्कृत गिनती याद करना है, संस्कृत में गिनती पढ़ना है। जैसे एका, दो, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 इस तरह से जो गिनती हमारी संस्कृत में दी गई है उसको 1 से 100 तक बड़े अच्छे से बहुत एक एक शब्द बहुत बारीकी से कहाँ अनुस्वार लगना है, कहाँ विसर्ग लगना है, इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से देख करके, कहीं वहाँ संधि भी हो जाती है गिनती में, तो हर चीज़ों को बड़े अच्छे से देख करके हमें 100 तक गिनती पढ़ लेना है। और कुछ पूर्णी संख्याओं का ज्ञान, यानी कुछ हमें पूर्णी संख्या भी पढ़ना, आपके सिलेबस में दिया है पूर्णी संख्याओं का ज्ञान, तो हमें कुछ पूर्णी संख्याओं को भी ज्ञान रखना है, उनके बारे में भी जानना है। पूर्णी संख्या उन्हें कहते हैं जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह की जो संख्या दी होती है उसे पूर्णी संख्या कहते हैं। ये भी बाबूराम सक्सेना में पीछे दिया हुआ है, तो इतना हमें पढ़ना है। फिर आपका अगला है अनुवाद एवं निबंध। अनुवाद एवं निबंध में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पढ़ना है।
तो जब हम यहाँ संधि समास कारक, जब हम कारक पढ़ लेंगे तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी हम धीरे धीरे सीख लेते हैं। बहुत कठिन तो नहीं पूछता, लेकिन तब भी हमें इतना तो जानना ही पड़ेगा। फिर है सूक्तियों का ज्ञान। सूक्तियों का कुछ मुख्य प्रमुख जो सूक्तियाँ होती हैं उनको हमें याद करना है, उनको अपने पास रखना है। और वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कर्म कैसे बदलेंगे, इनका ज्ञान रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि परिमार्जन भी पूछा जाता है। अशुद्धि परिमार्जन जब हम कारक पढ़ लेंगे, कारक का ज्ञान जब हमारे पास हो जाएगा तो हम अशुद्धि परिमार्जन कर ले जाएंगे। इतना ये हो गया। फिर है कुछ प्रशिक्षणात्मक संस्कृत। प्रशिक्षणात्मक संस्कृत आपके सिलेबस टीजीटी में दिया है, उसमें हमको क्या पढ़ना है, संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण अनुवाद पढ़ना है। और है गद्य पद्य की पाठन विधियों का सामान्य परिचय। गद्य और पद्य की जो पाठन विधियां हैं उनका सामान्य जानकारी हमें रखना है। वैसे बीएड में तो पाठन, टीजीटी में तो सारे बच्चे बीएड किए हैं तो उन्हें तो ये आगमन निगमन विधि जो संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं पढ़ाया ही जाता है, पता है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें इनकी भी जानकारी कुछ अपने पास रखनी। वैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसके हमारे सिलेबस में दिया है तो हमें इसकी जानकारी रखनी ही पड़ेगी। फिर आपका अगला है कि थोड़ा सा सिलेबस और है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास एक किताब है, उस संस्कृत साहित्य के इतिहास से कुछ कवियों का जो है सामान्य परिचय पूछा जाएगा। कुछ कवि हैं तो जो संस्कृत के जो कवि हैं जैसे भास हैं, सुघोष हैं, दंडी हैं, जो मेन कवि हैं, जो प्रमुख कवि हैं, इंपॉर्टेंट कवि हैं, उनका सामान्य परिचय हमें जानना है। और कुछ प्रसिद्ध रचनाएं संस्कृत में हैं, उन रचनाओं को भी हमें पढ़ना है और रचनाकारों को भी पढ़ना है कि जो किसकी रचना है, उन रचनाकारों का भी हमें नाम पढ़ना है। तो ये हमारा टीजीटी संस्कृत का सिलेबस है। तो ये टीजीटी जो संस्कृत का सिलेबस है इसको आप अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए और एक जगह लिख करके अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप अपने एक जगह चिपका लीजिए और अपने टाइम टेबल में अपने सिलेबस को भी शामिल करिए। जैसे आप अपना टाइम टेबल पढ़ाई का बनाए हैं तो सबसे पहले आप पहले नंबर पे आप अपना सिलेबस रखिए। रोज अपने सिलेबस को देखिए, एक दिन नहीं, रोज रोज अपने सिलेबस को देखिए और क्या छूट रहा है, क्या पढ़ना है, क्या हमारा बहुत ज़्यादा तैयार है, क्या हमारा नहीं तैयार है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूटने लगती हैं, छूट जाती हैं। तो जब हम सिलेबस देखेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम अभी ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है सिलेबस। पाठ्यक्रम ही सफलता की सबसे पहली। जब आपके दिमाग में आपका पूरा पाठ्यक्रम गूंजेगा, बैठ जाएगा, तो आप उसी पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई करेंगे और निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा दावा है कि जिस दिन आपको पूरा पाठ्यक्रम रट गया, आपके दिमाग में पूरा पाठ्यक्रम टीजीटी का सेट हो गया है, तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की और हम रैंकर भी रह चुके हैं। हम 2021 में जो है हम रैंकर हैं, हमारी पोस्टिंग भी हो गई है, हम एक शिक्षक हैं। तो हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि जिसे आप लोग इसके अनुसार आप फॉलो करिए अपने सिलेबस को और सिलेबस के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप पूरे निष्ठा और ईमानदारी से अगर अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का ये मेरा बस इतना ही पाठ्यक्रम ही हम लेके टीजीटी का आए थे। बाकी हम फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेंगे। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।